So let's start with RT graph, R versus T ग्राफ। यहां से शुरू कर रहे हैं। तो R वर्सेस T ग्राफ में ये जो R है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यहां पे से समझ लीजिए ऐसे, और T जो है दैट इज टाइम, वो तो टाइम ही, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R वर्सेस T ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और गौर से देखें कैसे ड्रॉ करना है। तो दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी का। और दोनों ग्राफ एकदम अगल बगल ड्रॉ करेंगे सो दैट उनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो हम सीख सकें। तो एकदम अगल बगल दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करने अपने को। आप भी बच्चों साथ साथ ड्रॉ करते चले जाएं। तो ये R हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, या आप उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को मैंने बोल दिया जल्दी में डिस्टेंस, क्या ये बात सही है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस कहा जा सकता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस कह सकते हो क्या? जो मैंने बोला अभी सही बोले कि गलत बोले? बच्चों डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस नहीं कह सकते, बहुत फर्क है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत अलग है और डिस्टेंस बहुत अलग है, ठीक है। तो कैसे अलग है? तो अलग ऐसे है कि मान लीजिए बच्चों, सीखें जरा गौर से, फिर हम इन ग्राफ पर आते हुए, ये बात मुंह से निकल गई तो इसका जरा लॉजिक समझ लें। जैसे एक व्यक्ति या एक पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करना है उसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो दैट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, सो दिस इज वेक्टर R। तो इस R वेक्टर का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, तो एक क्वेश्चन राइज हुआ कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैग्नीट्यूड जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या है बच्चों? वो है लेंथ AB, स्ट्रिक्टली लेंथ AB। तो जो AB लेंथ है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब बात करें कि देखो भाई ऐसा है कि हम जो रास्ता हमारा A से B तक का है वो हम सीधा सीधा ना चल के थोड़ा आड़ा तिरछा चलना चाहते हैं। तो अब A से B तक पहुंचने के तमाम रास्ते हैं, कोई ऐसे भी जा सकता है। तो मान लीजिए इसी रास्ते से हम A से B तक पहुंच रहे हैं। तो अब इस रास्ते के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस देखें तो लेट्स से द डिस्टेंस इज D1। तो डिस्टेंस तो हमेशा पाथ डिपेंडेंट रहता है प्यारे बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? D1 है। तो अब आपसे पूछें कि इस डिस्टेंस को भी क्या डिस्टेंस AB कह सकते हैं? हाँ साहब कह सकते हैं। फिर कोई कहे कि हमें ये वाला रास्ता पसंद है, तो ये है मान लीजिए से दिस इज पाथ 1। तो D1 डिस्टेंस पाथ 1 के रिस्पेक्ट में हो गई, और पाथ 2 तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस इज D2 डिस्टेंस। तो अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एक D1 है, डिस्टेंस एक D2 है। तो क्या ये जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ये D1 या D2 किसी के भी बराबर है क्या बच्चों? नहीं है बराबर, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड है लेंथ AB जो है, जब लेंथ AB की बात करेंगे तो क्या ये लेंथ AB किसी भी D1 या D2 के बराबर बैठ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को भी ध्यान रखो क्या कि जो स्पीड है वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसमें क्या होता है? रेट ऑफ चेंज देखते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है?
वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हाँ, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तभी हो सकता है जब इसी पाथ पर चलें। अगर हम पाथ चेंज कर रहे हैं ए से बी का, तब फिर हमारी डिस्टेंस कुछ भी आए बाएं हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि ए बी के बराबर हो जाए। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या सीखे? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इफ पाथ इज सेम तब आप कह सकते हैं सेम है। पाथ अलग अलग हो गए तो डिस्टेंस अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, बच्चों सीखो, तो आपको ए से बी तक ही जाना है मान लीजिए, तो आपसे पूछेंगे कि ए से बी तक जा रहे हैं तो बताइए साहब स्पीड क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है। और आपसे इसी पाथ के लिए फिर वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, हर पॉइंट पर अलग अलग। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है? स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर बात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की हो तो ऐसा नहीं, ठीक। तो फिर वो पाथ पे निर्भर करेगा। तो इसको लिख लो, ग्राफ बेचारे ऊपर ही छूट गए, ग्राफ का भी नंबर लगाते हैं। तुम थोड़ा ये लिख लो, ये बात मुंह से निकल गई तो। अच्छा, फिजिक्स में भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्या। कई बार आप कुछ बोल रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सही बैठे। कई बार हो सकता है आपको लगे कि आप सही हैं, लेकिन हो सकता है आप गलत हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछा जाए कि इस डिस्टेंस, या ऐसे ना पूछ के एक ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमने लिखा डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या होगा साहब इसका? ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू नहीं है। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए ट्रू केवल तभी हो सकता है जब पार्टिकल का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में हो, तभी ट्रू हो सकता है। यानी कि दो इनिशियल उसका जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है वो डेस्टिनेशन तक अगर हम एकदम सीधे चले जाएं तभी ये ट्रू हो सकता है, नहीं तो ये कभी ट्रू नहीं है। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो तमाम हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर ये कैसे बराबर हो सकता है? तो ये जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिक। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है ये, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंसेस बच्चों बहुत सारी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही होता है। तो ये बहुत सारे नंबर्स एक नंबर के बराबर कैसे हो सकते हैं? तो स्टेटमेंट फॉल्स। समझिए बच्चों, जैसे सिंपल एक y वर्सेस x ग्राफ बना रहे हैं, तो एक सिंपल y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये y है और ये x है। शायद मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हो, बट हमको ध्यान में नहीं है, तो एक बार मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूं। तो इस y इक्वल टू x ग्राफ के किसी भी पॉइंट P पर आप इसकी टेंजेंट ड्रॉप करो। तो दिस ऑरेंज लाइन इज द टेंजेंट ऑफ ग्राफ एट पॉइंट P। तो अगर ये जो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जो ग्राफ को जस्ट टच करे, ऐसी लाइन है ना। अब इस टेंजेंट को थोड़ा सा आप क्या करें, आगे एक्सटेंड कर दें। यहां ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन से पास कर रही है, बट बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि ओरिजिन से ही पास करे, कहीं से भी पास कर सकती है।
अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लेते हैं थीटा एंगल बनाती है, ठीक। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप लिखा जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप लिखा जाएगा वो हो जाएगा बच्चों टेन थीटा, और वो टेन थीटा की वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ग्राफ जिन दो वेरिएबल्स में बन रहा है, जिन भी दो वेरिएबल में बन रहा है, यहां y और x वेरिएबल है, कुछ और भी हो सकते थे, तो उस ग्राफ में अगर उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज dy बाई डी एक्स। अच्छा, एक बात और, क्या हर पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप यही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा नेचुरली। जैसे मान लीजिए अगर हम थोड़ा आगे एक पॉइंट Q ले लें बच्चों, और यहां पर टेंजेंट खींचें तो कुछ इस तरह की टेंजेंट आ जाएगी, तो उसके लिए जो ये एंगल होगा वो एंगल थीटा की जगह से अल्फा हो जाएगा। तो हर टेंजेंट के लिए जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, दैट एंगल इज डिफरेंट। तो अगर वो एंगल डिफरेंट है तो स्लोप भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब वो स्लोप फिर आपने तो कह दिया dy बाई डी एक्स, तो जो dy बाई डी एक्स है वो हर पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू लेता है ना। जैसे ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, मान लेते हैं कैसी आर्बिट्रेरी से, ये जो व्हाइट कलर का जो ग्राफ है, लेट्स से दिस ग्राफ रिप्रेजेंट से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ये बच्चों सीखो, है ना। तो ये जो ग्राफ है, मान लिया कि हमने y और x में ग्राफ बना हुआ है, और इसमें जो इक्वेशन है दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं से x1 y1, और जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x2 y2, ठीक। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, तो आप लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब होता है हमेशा dy बाई डी एक्स। लेकिन पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उसमें जो dy बाई डी एक्स है वो कहां पर निकालना होगा आपको? वो निकालना होगा x1 y1 पर, ठीक। तो कैसे वैल्यू आएगी? तो यहां जो टेन थीटा की वैल्यू लिखोगे या स्लोप लिखोगे, तो जब तुम इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो dy बाई डी एक्स करो तो एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3, और इसकी वैल्यू कहां पे लिखनी होगी? x की जगह x1 और y की जगह y1। तो इसमें जो dy बाई डी एक्स किए तो वो तो 2x1 प्लस 3 हो गया, क्योंकि x की जगह x1 रख दिए, y तो रखने की जगह ही नहीं है। नमन, गेट खोल देना बेटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसी ग्राफ में देखो, अब अगर ये पूछा जाए कि फॉर द सेम ग्राफ आप क्या करिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखिए एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q पर जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज व्हाट? सो दैट इज tan अल्फा। तो tan अल्फा भी dy बाई डी एक्स होगा, बट ये dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर होगा बच्चों? x2 y2 पॉइंट पर। तो अगर यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बच्चों 2x प्लस 3, और x से क्या रखा जाएगा? x2। बच्चों सीखो ध्यान से। तो हमारे पास एक dy बाई डी एक्स है tan अल्फा, और एक dy बाई डी एक्स है tan थीटा। तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो अलग अलग है, हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर स्लोप भी अलग अलग है। और लेकिन ये बात पक्का ध्यान रखना है कि स्लोप का मतलब क्या है? उस पॉइंट पर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव भी कैसा? डेरिवेटिव में वर्टिकल एक्सिस वाला डिफरेंशियल ऊपर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला डिफरेंशियल नीचे, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि dx बाई dy कर दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx करना पड़ेगा। अच्छा, उसका भी रीजन है। कैसे? तो पहले इतना कॉपी करो, फिर रीजन बताते हैं। ये dy बाई dx ही क्यों है, dx बाई dy क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको बताते हैं। जैसे
हम कोई भी ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, अच्छा वो ग्राफ कोई भी दो वेरिएबल में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाई और एक्स में ही हो। तो सही, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, गौर से सीखना बच्चों। अब जैसे आप पॉइंट पी पर खड़े हैं, तो पॉइंट पी वाला ही केस ले लेते हैं। पॉइंट पी पर खड़े, तो आपसे पूछा, अच्छा एक काम करिए कि पी से आप इनको थोड़ा सा बढ़िए बगल में, या आपसे पूछें कि पॉइंट पी पर बताइए वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या है, हाउ वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट पी। तो अगर वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए पॉइंट पी पर, तो आप कैसे बताएंगे? तो रेट ऑफ चेंज तो हमेशा क्या होता है, जिसमें चेंज हो रहा है उसका चेंज, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसका चेंज, यही होता है कि नहीं होता? तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी पर ही एग्जैक्टली चेंज बताना है, तो पी से एकदम बगल में पी डैश तक जाएंगे, है ना, ये पी डैश। तो पी से पी डैश जो है उस लाइन को ज्वाइन करेंगे, या आप ऐसे कह लें, मैं इसको थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके आपको बता रहा हूं, है ना। तो यहां पर हमने पी बनाया, थोड़ा लेंस से मैग्नीफाई कर दिया क्योंकि बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है। तो P से P डैश जाने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज dx विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। और P से P डैश तक जाने में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस इज ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। यानी P और P डैश एकदम अगल बगल में। तो P से P डैश गए तो X में भी एकदम थोड़ा सा चले और Y में भी एकदम थोड़ा सा चले, ठीक है। अब पूछे कि भाई बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू X कितना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एट पॉइंट P, आपसे पूछा जाए कि एट पॉइंट P रेट ऑफ चेंज ऑफ Y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताना है, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे? चेंज इन y दैट इज dy और चेंज इन x दैट इज dx। तो जिसका चेंज देखते हैं उसके चेंज को हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके चेंज को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर आप क्या करें कि इस p और p डैश को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें, तो बीच का ये एंगल क्या है? थीटा, है ना, ये एंगल क्या है? थीटा। तो अब आप सोचिए कि अगर P से P डैश को ज्वाइन कर दें आप इस फोटो में, तो इट विल बी लाइक अ टेंजेंट एट पॉइंट P। देखो जरा सोच के देखो, P और P डैश एकदम अगल बगल में, तो दो एकदम अगल बगल में पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो टेंजेंट की तरह लाइन आएगी कि नहीं आएगी? एक ऐसी लाइन आएगी जो उस कर्व को टच करती हुई नजर आएगी। तो वो जो लाइन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है जी? थीटा। कितना एंगल बना रही है? थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो वही टेन थीटा कितना हो जा रहा है? dy बाई dx। तो ये लॉजिक है कि y टेन थीटा इज dy बाई dx। तो ऐसे समझते हैं। कोई पूछे कि आप बताइए कि टेन थीटा जो है वो dy बाई dx क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि किसी पॉइंट P के ठीक बगल में एक और पॉइंट बना दीजिए, तो P से P डैश तक जाने में X का भी चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और Y में जो चेंज है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में टेन थीटा देखेंगे तो सर वो dy बाई dx आएगा, और अगर P से P डैश को मिलाकर एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी लुकिंग लाइक अ टेंजेंट एट पॉइंट P, और जो टेंजेंट का एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्लोप है टेंजेंट की वो होती है dy बाई dx, और वही क्या होता है? वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों बात समझे कि नहीं? y का इंस्टेंटेनियस यानी इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में है ये। अगर आगे देखेंगे कहीं जैसे Q अभी किए थे तो उसका रेट ऑफ चेंज अलग हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखना कैसे? हमें बच्चों बहुत अच्छे से ये पूरा स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब में यही यूज होगा।
तो हमें पहले तो ये फोटो के बगल में अगर जगह हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट P और P डैश हैं आर एडजेसेंट या आर एट वेरी, क्या लिखूं, आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, ये लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड P डैश है, तो जो लाइन है ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड P डैश, तो दिस इज लुकिंग लाइक अ टेंजेंट, like a tangent to the curve at point P। ये लाइन ऐसी दिखेगी जैसे कि पॉइंट P पर एक टेंजेंट है। तो इस पूरी एनालिसिस से हमने क्या सीखा? तो हमने दो बातें सीखी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि तीन बातों को एक साथ हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या तीन बातें बच्चों? देखो कौन कौन सी तीन बातें। ये काय खुला हुआ है? तो तीन बातें कौन कौन सी हैं बच्चों, ध्यान में रखनी है जो हमें? तो हमें यह ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक स्टेटमेंट है। ये किसके बराबर है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। अच्छा, एट पॉइंट P, चलो और लिख लो, एट पॉइंट P दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, and this is equal to derivative of y with respect to x at point P। ये सब एक ही चीज है। तो देखो कितना बढ़िया सीख लिया हमने। किसी पॉइंट P पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लिखनी है y की x के रिस्पेक्ट में, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखनी है पॉइंट P पर, दोनों ही किसके बराबर होती हैं? दोनों की वैल्यू जो है वो d/y dx के बराबर होती है। दोनों की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू dy/dx। ऐसे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए लिख लीजिए। अब हमारे जो ग्राफ पीछे अधूरे लटके हुए थे, तो अब चलो आगे फिर से ही बनाई देते हैं। तो अब ग्राफ को देखते हैं, या उससे पहले एक चीज और देख लें। एक टर्म बच्चों टेंजेंट है ग्राफ में, एक ग्राफ में और टर्म आता है विच इज कॉल्ड सेकेंड। तो दोनों लाइन ही है, एक लाइन टेंजेंट है, एक लाइन सेकेंड है। तो सेकेंड का मतलब क्या है वो भी जान लो। ओके, देखो सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों, सीखो सेकेंड क्या है। तो टेंजेंट का मतलब हुआ लाइन टचिंग द ग्राफ, लाइन टचिंग द ग्राफ इज टेंजेंट, है ना। अब सेकेंड क्या है? तो एक ग्राफ और बना रहे हैं, तो उसके लिए हेडिंग डाल लेते हैं सेकेंड इन अ ग्राफ। तो सेकेंड का दूसरा जो कॉमन नेम है दैट इज ऑल्सो कॉर्ड, है ना। कॉर्ड आप लोग समझते हैं कॉर्ड क्या होती है? तो एक टर्म है कॉर्ड, या इसी को कहते हैं सेकेंड ऑफ अ ग्राफ। तो सेकेंड बच्चों एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे।
और कॉर्ड एक ऐसी लाइन और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट को टच करे, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी ग्राफ ड्रॉ कर दें लाइक दिस और उसके दो पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो लाइन है, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ये जो लाइन ए बी है वो यहाँ पर सेकेंड है ना। तो कॉर्ड या सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ग्राफ को कम से कम दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ज़्यादा भी कर सकती है ना, जरूरी नहीं कि दो पर इंटरसेक्ट करे। तो साथ साथ लिखते चले जाओ बच्चों, इट इंटरसेक्ट्स ग्राफ एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम दो बार तो जरूर इंटरसेक्ट करती है, ज़्यादा भी कर सकती है। तो यहां पर जो ए बी लाइन है दैट इज अ कॉर्ड, या आप इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं सेकेंड। तो ये बच्चों बेसिक मैंने आपको बताया कि कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट के स्लोप का मतलब क्या है। अब ये सब मुझे लग रहा है आप सीख गए। तो अब ग्राफ की चर्चा हो सकती है, आर वर्सेस टी या एस वर्सेस टी, है ना। तो एस वर्सेस टी या आर वर्सेस टी ग्राफ बनाते हैं। जल्दी करो, नोट करो फटाफट, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में लिखते चले जाओ, समय बहुत कम है, साथ साथ लिखते चले जाओ। तो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चों, एस वर्सेस टी लिखें आप या आर वर्सेस टी लिखें। एस वर्सेस टी लिखा जाए या आर वर्सेस टी लिखा जाए, एक ही बात है। तो देखो दो ग्राफ पे ग्राफ आएंगे और दोनों दो अलग अलग बातें हमें सिखाएंगे। तो लेट अस सी कौन सा ग्राफ क्या सिखा रहा है। तो चलो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो जी, देखो ध्यान से देखो। तो वर्टिकल एक्सिस से एस है, या थोड़ा उधर बनाते हैं, यहां लिखने के लिए जगह हो जाएगी। ये पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इस पहले ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज एस और यू कैन से आर, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज टाइम, ठीक। अब ये जो एस या आर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और जो टी है दैट इज टाइम, ठीक। अब बच्चों ये ग्राफ आपको कैसा भी आड़ा तिरछा कैसा भी दिया जा सकता है, कैसी भी ज्योमेट्री का ग्राफ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सीधी लाइन दे सकते हैं, उठता हुआ दे सकते हैं, गिरता हुआ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये ग्राफ आ गया। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर ग्राफ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं काइनेमेटिक्स के, तो वो सारे करेंगे। तो ये कोई भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जरा आप ये बताएं कि ये जो ग्राफ है ये एस वर्सेस टी ग्राफ है। तो अगर हम इसके किसी पॉइंट पी पर या कहीं भी, ये पॉइंट पी है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉप कर दें साहब, एक लाइन खींच दें जो उसको टच करते हुए जा रही है ना। थोड़ी लाइन अच्छी नहीं लग रही है, फिर से बनाते हैं। इसके किसी पॉइंट पर एक लाइन खींचें जो इसको टच करते हुए नजर आए। अब थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रही है। हाँ जी देखो, तो ये जो लाइन है वो क्या है, पॉइंट पी पर टेंजेंट हो गई। ये जो लाइन है वो हो गई टेंजेंट एट पॉइंट पी। सीखो। अब ये जो टेंजेंट एट पॉइंट पी हो गया, तो पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप बताइए क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो लिखा जाता है डी एस बाई डी टी। जैसे वहां डी वाई बाई डी एक्स था,
यहां पर बच्चों क्या है, डी एस बाई डी टी, या आप डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हो अगर आर वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे हो तो। तब तुम ये बताओ कि तुम चाहे तो डी एस बाई डी टी लिखो और चाहे तो डी आर बाई डी टी लिखो। अगर काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखें तो इसका मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स ये तो ग्राफ के हिसाब से हो गया साहब, स्लोप हो गया टेंजेंट का। काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, और ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि हम पॉइंट पी पर देख रहे हैं, तो पॉइंट पी पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे बदल रहा है बस वही नजर आ रहा है, ना पॉइंट पी के पीछे कुछ दिख रहा है ना पॉइंट पी के आगे कुछ दिख रहा है। अगर हम पॉइंट क्यू पर ही टेंजेंट ड्रॉप करें और फिर उसका स्लोप लिखें तो वो पॉइंट क्यू का रेट ऑफ चेंज बताएगा, ये पॉइंट पी का रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारा एस वर्सेस टी का ग्राफ है तो उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बच्चों बात समझे, क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो ये ग्राफ में पहला ग्राफ हो गया जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। तो पहला ग्राफ यहां लिख देते हैं, से दिस इज ग्राफ 1। ठीक, अब एक और ग्राफ से हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे निकाली जाती है। तो एस वर्सेस टी या आर वर्सेस टी के ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखे, और अब नंबर है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी भी निकालना सीखते हैं। देखो शुरू करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डन, कंप्लीट हो गया।